नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज हम अभ्यास करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ऐसे क्वेश्चंस जो कि कुछ बोर्ड परीक्षाओं में पिछले कई वर्षों में पूछे जा रहे हैं, तो वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एक नंबर के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये 2 नंबर का प्रश्न हो गया। आप विरंजक चूर्ण का सही उत्तर दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए रासायनिक सूत्र ठीक लिखोगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इनके रासायनिक सूत्र लिख देने हैं। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2, ठीक है। तो ये तो हो गया विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। अब बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता था? जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता था तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता था, है ना। तो देखिए, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक नंबर के प्रश्न में आप इनका रासायनिक सूत्र इस प्रकार से लिखकर आ जाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको एक अभिक्रिया दी गई है। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है? ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। तो इसको आप किस प्रकार से करेंगे? देखिए, विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। इसकी अभिक्रिया होने वाली है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl, ठीक है। और ये उत्पाद के रूप में निर्मित कर देता है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस जल। तो जल क्या होता है? H2O, है ना, प्लस क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन Cl2। तो ये बन गई आपकी रासायनिक समीकरण। किसके लिए? जब विरंजक चूर्ण क्या था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसने अभिक्रिया की किसके साथ में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, HCl के साथ में। तो बन गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन, ठीक है। इस समीकरण को जब आप संतुलित कर दोगे तो ये कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 2HCl, ठीक है, और ये समीकरण आपकी संतुलित हो जाएगी। अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 उपयोग लिखिए। ये प्रश्न भी 1 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, है ना। देखिए, ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो आप इनको अच्छे से, इनके रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और उपयोग अच्छे से देख लीजिए।
ठीक है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है? हम लोगों ने देखा था कि बेकिंग सोडा का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, जिससे हम लोगों ने ये देखा था ना कि जो केक या पेस्ट्रीज वगैरह हम लोग खाते हैं, तो जब बेकिंग सोडा के प्रयोग से बेकिंग पाउडर बनाने की अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है ना, उसी की वजह से ये केक या फिर पेस्ट्री वगैरह का जो ब्रेड होता है ना, वह स्पंजी, मुलायम और फूला फूला सा लगता है। ठीक है। साथ ही साथ बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है एंटासिड्स के रूप में। एंटासिड्स क्या होते हैं? जैसे हमें कभी कभी जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी की समस्या हो जाती है ना, यानी कि पेट में अम्लता बढ़ने की समस्या। तो उस टाइम पर हम एंटासिड्स के रूप में सोडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनो वगैरह ये सब ना, तो उनको यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा क्योंकि क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है, इसलिए ये अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है ना, तो इसलिए एंटासिड्स के रूप में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन के पीएच का मान होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीएच ग्रेटर देन 7 यानी कि 7 से ज्यादा, पीएच 7 से कम, पीएच 7 के बराबर या पीएच मान 14 के बराबर। अम्लीय विलयन का पूछ रहा है। देखिए जब हम लोगों ने पीएच मान के बारे में बात की थी तो हम लोगों ने एक स्केल देखा था, पीएच स्केल। जैसे नॉर्मल सा हमारे पास स्केल होता है ना, वैसे ही एक स्केल होता है। ठीक है, जिसमें दिए गए होते हैं 0 से 14 तक के अंक। यहाँ पर होता है 0 और यहाँ पर होता है 14। ठीक है, और इसके बीच में होता है 7। ठीक है, जो ये 7 नंबर होता है, ये क्या होता है? ये बताता है उदासीन प्रवृत्ति को। ठीक है, इस 7 से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे यानी कि पहले की तरफ, तो ये शो करेगा अम्लीय प्रवृत्ति को। जितना ज्यादा 7 से कम होता जाएगा उतनी ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति ये दर्शाएगा। ठीक है, जबकि अगर 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। तो अब आप देखिए अपने प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्षारकीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। पीएच 7 के बराबर, तो 7 के बराबर तो क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन प्रवृत्ति का हो जाएगा। पीएच 14 के बराबर, 14 तो इसका मतलब है ये प्रबल क्षारकीय प्रवृत्ति का हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्षारकीय प्रवृत्ति का। ठीक है, और पीएच 7 से कम, तो देखिए पीएच 7 से कम क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका पीएच 7 से कम ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब, इनके लिए केवल रासायनिक समीकरण आपने लिखनी है और एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं। जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की जाती है। दूसरा है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तीसरा है, जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, क्या होता है जब जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है? तो जिंक का प्रतीक क्या होता है? Zn। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ में। ठीक है, तो ये उत्पाद के रूप में क्या निर्मित कर देगा? ये बना देगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या होता है? Na2ZnO2। ठीक है, तो आपका बन गया सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण हो गई। इसमें आप उत्पाद का नाम लिख देना। उत्पाद क्या बन के सामने आ रहा है? सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो पेपर में जो पूछा गया है ना, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया होने पर क्या बनता है, तो ये समीकरण लिख देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर सोडियम जिंकेट जो कि उत्पाद में निर्मित हो रहा है उसका नाम भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये समीकरण पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपको रासायनिक समीकरण लिखनी है इस अभिक्रिया के लिए। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाने पर क्या उत्पाद निर्मित होता है, इसकी आपने समीकरण लिखनी है। चूने का पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
है ना, CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका चूने के पानी में। क्रिया किसकी हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित हो रही है ना। तो ये हो गई आपकी CO2, ठीक है। अब उत्पाद के रूप में इसमें क्या निर्मित होता है, ये हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते हुए डिस्कस भी किया था। तो इसमें उत्पाद के रूप में निर्मित हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3, ठीक है, प्लस जल। तो जल क्या होता है? H2O, है ना। आपने इस प्रकार से इस समीकरण को लिख दिया, ठीक है। यहां पर आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिख देंगे बुझा हुआ चूना, ठीक है। और बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये है बुझा हुआ चूना। इसमें आपने कौन सी गैस प्रवाहित की है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उत्पाद के रूप में क्या निर्मित हो गया है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना पत्थर, ठीक है, और जल का अणु, ठीक है। तो ये समीकरण आपकी इस प्रकार से बन गई। अब चलते हैं अगली समीकरण की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें उत्पाद के रूप में निर्मित होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसके उपयोग, इसका रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है। और जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करने पर क्या होता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि .2H2O, ठीक है। जब इसको गर्म किया जा रहा है 373 केल्विन पर, तो ये अपने कुछ जल के अणु का त्याग कर देता है, ठीक है, और बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात कैल्शियम सल्फेट .12H2O या फिर हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या रासायनिक नाम होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है। और जो जल के अणु इसने त्यागे थे उनको किस प्रकार से लिख लेंगे आप? 1/2 H2O, ठीक है। समझ गए आप लोग इतना? यहां पर इनके नाम भी लिख दीजिएगा। ये हो गया जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, और ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये सारी समीकरण आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए और इसका एक उपयोग भी बताइए। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का समीकरण आप कैसे लिखेंगे? आप क्या करेंगे? बुझा हुआ चूना लेंगे और उसकी क्रिया होगी जब क्लोरीन के साथ में, ठीक है। बुझे हुए चूने की क्रिया हुई क्लोरीन के साथ में तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, प्लस जल। और जो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यही क्या होता है? ये होता है विरंजक चूर्ण। इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को इसी तरीके से लिखकर आ जाना है। विरंजक चूर्ण को ही हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपसे पूछा गया है कि इसका एक उपयोग भी बताइए। उपयोग तो हमने लेक्चर्स में बहुत सारे डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ पर एक ही उपयोग बताना है तो आप लिख सकते हैं, जो पीने का पानी होता है ना, उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया पीने का पानी जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का समीकरण आपने दे दिया और इसका एक उपयोग भी बता दिया। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, HCl,
NaOH या HNO3? सबसे पहले तो हम इसके नाम देख लेते हैं सबके, ये क्या रासायनिक नाम है इनके। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। HCl क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का जो यहाँ पर सूत्र दिया गया है वह क्या है? NaCl। तो आप साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl को लिख दोगे, और अगर रासायनिक नाम पूछा गया तो आप क्या बोल दोगे? सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो ये हो गया आपका इस वाले प्रश्न का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। किसी विलयन का pH मान 7 है, यह विलयन होगा। अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि एक स्केल टाइप का होता है, pH स्केल है ना, उसमें 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। ये वाला होता है 0 जो कि सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ये होता है 14 जो कि बहुत ज्यादा क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है, और ये होता है 7। और यहाँ पर जो विलयन होता है वह उदासीन प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह किस प्रवृत्ति का होगा? वह उदासीन प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 से कम pH मान। क्षारीय प्रवृत्ति में जो pH मान है वह 7 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने कुछ पिछले वर्षों के प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित सॉल्व किए, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं बार बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करते रहिए, ताकि पेपर से पहले आप इनको बहुत ढंग से रिवाइज कर पाओ।